सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी विद्यार्थियों को स्वागत है आज के इस वीडियो में। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 2 संघवाद के एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे। आज के टॉपिक का हमारा नाम होने वाला है संघीय शासन व्यवस्था का गठन। इस टॉपिक को मैं एक प्रश्न से प्रारंभ करना चाहूँगा कि संघीय शासन व्यवस्था का गठन कैसे होता है या फिर किन तरीकों से किया जाता है। आज अपन उस विषयों पर चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत सरल टॉपिक है। इसमें अपन को समझना है कि जो संघवाद है, पिछले वाले कुछ वीडियोस में मैंने आपको संघवाद का मतलब समझाया था। संघवाद का सीधा सीधा मतलब होता है समझौता, और ये समझौता होता है बड़ी इकाई और छोटी इकाई के बीच में। बड़ी इकाई को हम केंद्र सरकार कह सकते हैं और छोटी इकाई को हम राज्य सरकार कह सकते हैं। तो इन दोनों इकाइयों के बीच में सत्ता की साझेदारी होती है। किसकी साझेदारी होती है? सत्ता की, पावर की शेयरिंग होती है, और दोनों में बराबर रूप से पावर को बांट दिया जाता है। ठीक है, ये हमने सब कुछ समझ लिया था इससे पहले वाले वीडियोस में। आज हम देखेंगे कि जो संघीय शासन व्यवस्था है, इसका गठन कैसे होता है। दो प्रकार से इसका गठन होता है। गठन का मतलब होता है बनना, कि किस तरीके से एक राष्ट्र संघवाद कहलाता है। ठीक है, तो अपन इसको देखेंगे। तो मुख्यतः संघीय शासन व्यवस्था का जो गठन होता है वो दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। आपको समझना है, प्रश्न आएगा बिल्कुल क्लियर कट कि संघीय शासन व्यवस्था का गठन को समझाइए। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है कि संघीय शासन व्यवस्था का गठन दो प्रकार से होता है। पहला जो प्रकार है, पहला जो तरीका है वो क्या है कि दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करना। बहुत से छोटे छोटे स्वतंत्र राष्ट्र ले लिए भाई, है ना। छोटे छोटे स्वतंत्र राष्ट्र का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे देश जो कि इंडिपेंडेंट है ना, वो उनको ले लिया आपने और उनको लाकर एक बड़ा सा राष्ट्र बना दिया। तो यह एक प्रकार है, यह एक तरीका है संघीय शासन व्यवस्था का। आप पूछेंगे कि इसका उदाहरण, तो इसका उदाहरण है, देखिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। ये तीन मुख्यतः है कि भाई जैसे संयुक्त राष्ट्र का अगर उदाहरण लेके चलो मैं, कि संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना, इसको लेके चलो तो ये 50 राज्यों से मिलकर बना है। और भी बातें हैं, लेकिन मुख्यतः 50 राज्यों से मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका बना है। संयुक्त राज्य अमेरिका 50 राज्यों से मिलकर बना है। स्वतंत्र छोटे छोटे 50 राज्यों से मिलकर बना है। अब आप वो पूछेंगे कौन कौन से, तो पूरा मैप दे रखा है आपको। ये सारे 50 छोटे छोटे हैं, फिर जाकर ये जो पूरा का पूरा मैप है यूएसए का, वो मिलकर बनता है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया है और इसी तरीके से स्विट्जरलैंड है। अब ये जो पहला तरीका है ना, इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या है कि इसके अंदर जो राज्य होते हैं, यानी छोटी इकाइयां होती है, जो प्रांत की इकाइयां होती है, उनके पास ताकत अधिक होती है। यानी केंद्र से ज्यादा ताकत किसके पास पाई जाती है? प्रांतों के पास पाई जाती है, राज्यों के पास पाई जाती है पहली वाले प्रकार के अंदर, जिसमें क्या होता है, छोटे छोटे राज्य जो मिलते हैं, है ना। जैसे कि अगर मान लिया जाए, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका किन से मिलकर बन रहा है, जैसे यहाँ पर बहुत सारे दे रखे हैं नाम, इनमें से मैं पढ़ना चाहूंगा। वॉशिंगटन है, जैसे वॉशिंगटन है, वॉइंग है, यूटीन है, और भी बहुत सारे जगह हैं। जैसे आप वॉशिंगटन ले लेते हैं एक बार, जैसे पर तो वॉशिंगटन ले लिया, तो वॉशिंगटन एक प्रांत है, एक राज्य है, जिससे मिलकर एक पूरा यूएसए बना है। तो इसमें क्या होगा, जो यूएसए का जो केंद्र होगा, केंद्र सरकार जो होगी यूएसए में, वो थोड़ी सी कम ताकतवर होगी किससे? स्वतंत्र राज्यों के राज्य सरकार से, है ना। राज्य सरकार से कम ताकतवर होगी, ये पहले तरीके में। अब अगर बात करें दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा, एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना, और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना।
एक बहुत बड़ा देश है जैसे भारत है ना, तो इसके एग्जाम्पल भी ऐसे हो जाएगा जैसे भारत हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा और बेल्जियम हो जाएगा। क्या होता है, एक बहुत बड़ा देश होता है जिसकी बहुत ज़्यादा आबादी होती है, उसको पता है कि मेरे देश के अंदर बहुत से विविधताएं हैं, भाषा में विविधता पाई जाती है, जनसंख्या में विविधता पाई जाती है, अलग अलग स्तरों पे सांस्कृतिक और हर एक क्षेत्र में विविधताएं पाई जाती है। अब इस विविधता को कम करने का क्या तरीका है कि देश को दो स्तर पे बांट दिया जाए, सत्ता के दो स्तर बना दिए जाए। ठीक है, कहीं कहीं 2 स्तर होते हैं, कहीं कहीं 3 स्तर होते हैं, कहीं कहीं 4 स्तर होते हैं, है ना। 3 स्तर का अपन देख सकते हैं भारत के अंदर कि इसमें केंद्र सरकार होती है, फिर राज्य सरकार होती है, फिर ग्रामीण सरकार, या फिर वो जो अपने नगर पालिका और वो सारे होती हैं, तो वो स्थानीय सरकार जिसे अपन कहते हैं वो होती है। 3 प्रकार की सरकारें होती है। बेल्जियम में जाके देखें तो वहाँ पर भी 3 प्रकार की सरकारें पाई जाती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार पाई जाती है। इसी तरीके से एक देश क्या कर देता है, अपने ही देश के अंदर बांट देता है, अपने ही देश को अलग अलग स्तरों पे बांट देता है, भाई केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। लेकिन पहले वाले तरीके में क्या हो रहा था कि अलग अलग राष्ट्र मिल रहे थे, अलग अलग राष्ट्र मिलकर एक राष्ट्र बना रहे थे। इससे क्या होता है कि जो छोटे छोटे राष्ट्र होते हैं उनके पास जनसंख्या कम होती है, सोर्स कम होते हैं, तो कोई भी दूसरा जो बड़ा राष्ट्र है वो क्या कर लेता है, उस पर कब्जा कर सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए, इस परेशानी से बचने के लिए वो क्या करते हैं, छोटे छोटे राष्ट्र मिलकर एक संघ बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। तो एक छोटा राष्ट्र की जो आर्मी है वो दूसरे से मिलेगी तो सबकी आर्मीज एक साथ हो जाएगी, और जब भी एक छोटे राष्ट्र पर, उनमें से जो संघ बना हुआ है, अगर किसी पर भी युद्ध होता है, आक्रमण होता है, तो पूरे के पूरे जो ग्रुप है उसकी आर्मी उसकी तरफ से लड़ेंगी। ये फायदा होता है पहले वाले तरीके के अंदर। दूसरे वाले के अंदर तो आर्मी की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत ज्यादा जनसंख्या वाला है, विविधता है, तो क्या होता है कि आर्मी और भी जो साधन होते हैं वो पर्याप्त होते हैं, तो इसलिए वहां पर परेशानी होती है सिर्फ शासन की। तो शासन को ठीक करने के लिए वहां पर यह काम होता है। और जैसे कि पहले वाले तरीके में प्रांतीय जो सरकारें होती हैं, जो राज्य सरकार होती है, वो ज्यादा बलशाली होती है। लेकिन दूसरा जो तरीका है जिसमें एक देश का ही विभाजन कर दिया जाता है, उसको अलग अलग स्तरों में बांट दिया जाता है, उसके अंदर जो केंद्र सरकार होती है उसके पास अधिक शक्ति होती है, ये आप समझना। ठीक है, पहले वाले तरीके के अंदर राज्य सरकारों के पास ज्यादा शक्ति होती है, और दूसरे वाले तरीके के अंदर केंद्र सरकार के पास ज्यादा ताकत होती है। ये अपन ने आज की वीडियो में समझा। आज की वीडियो में अपन इतना ही समझेंगे। आगे अपन कि भारत में संघीय व्यवस्था को और थोड़ा डीप से पढ़ेंगे कि भारत के अंदर और क्या क्या होता है। वैसे मोटे तौर पर मैंने आपको समझा दिया कि भारत में संघवाद का कौन सा रूप पाया जाता है, संघवाद का जो गठन है, संघीय व्यवस्था का जो गठन है वो दूसरा वाला है ना। अब इसको और थोड़ा डिटेल से अपन पढ़ेंगे अगले वाले वीडियोस में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। नमो नमः।